नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे अधिगम का भाग नंबर 4। दोस्तों इससे पहले हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए थे, अधिगम के महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं वो पढ़ ली थी और अधिगम की विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। दोस्तों अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देख लें। दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है वो आप यहां से बना सकते हो। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम का स्थानांतरण और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा अधिगम वक्र। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, इनसे एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों संक्षिप्त के अंदर आप इनको कैसे याद रख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो पर जरूर बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों मनोविज्ञान को अगर आप इसी प्रकार समझना चाहते हैं, इसी प्रकार शॉर्ट नोट्स अपने बनाने चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें अधिगम स्थानांतरण। सबसे बड़ी बात आती है कि अधिगम स्थानांतरण है ये प्रतिपादित किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो ये थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। अब अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, यह भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर देखिए अर्थ दिया गया है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है उसे अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक स्थिति के अंदर जो आपने ज्ञान ग्रहण किया, जो ज्ञान आपने सीखा है, अगर आप दूसरी स्थिति के अंतर्गत वो ज्ञान काम में लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस ज्ञान का स्थानांतरण होगा। उस ज्ञान का स्थानांतरण भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों अधिगम के जो प्रकार है, अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार है, इनसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, दोस्तों सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण, तीन प्रकार से अधिगम का स्थानांतरण होता है और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आज हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों आप कोई सी भी साल का या किसी भी भर्ती का पेपर उठाकर देख लेना, आपको स्थानांतरण से संबंधित एक क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जरूर मिलता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। धनात्मक या अनुकूलन, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है। क्या है, सकारात्मक बोल सकते हो, उसको धनात्मक भी आप बोल सकते हो। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, अगर आप दूसरी स्थिति में जाओगे तो वो ज्ञान आपको क्या करेगा, फायदा देगा, यानी आपके वहां पर क्या होगा, सहायक होगा, आपके काम आएगा। दोस्तों उदाहरण से अगर हम सीखें तो दोस्तों अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है, दोस्तों एक बार समझ जाना, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो जब आप मोटरसाइकिल चलाने जाओगे तो आप अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि आपने बैलेंस बनाना तो सीख लिया है। क्या, जो अगर आप साइकिल चलाते हो तो उस पर आपने क्या है, बैलेंस बनाना सीख लिया है, तो मतलब आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो मोटरसाइकिल चलाने में आपके क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो यहां पर कौन सा होगा, सकारात्मक स्थानांतरण होगा। दोस्तों उदाहरण देखें इसका, तो पहला उदाहरण है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर आसानी से सीख जाता है। यानी जो साइकिल चलाने वाला होता है वो स्कूटर चलाता है, तो उसमें क्या होता है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण होता है। दोस्तों नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा का ज्ञान हिंदी विषय में सहायक है। दोस्तों यह भी सही है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण, दोस्तों अगर हम व्याकरण की बात कर ले यहां पर, तो संस्कृत व्याकरण अगर आपने संपूर्ण संस्कृत की व्याकरण उसको पढ़ लिया है, तो आप जब हिंदी की व्याकरण पढ़ोगे तो उसमें बहुत ही आपकी सहायता करेगी। तो यह भी क्या हो जाएगा, आपके धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा अधिगम का। दोस्तों यह हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है नकारात्मक, ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण, जिसका दूसरे के अंदर पहले सीखे गए ज्ञान का दूसरे स्थिति के अंदर बिल्कुल भी फायदा ना हो। दोस्तों पहले परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों परिभाषा क्या है, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता हो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों कैसे दोस्तों एक बार आप समझिए कि अगर आपने कोई भी ज्ञान है जो प्रथम स्थिति में ग्रहण किया, या आपने पहली भर्ती के अंदर जो विषय पढ़े और दूसरी विषय भर्ती के अंतर्गत वो विषय आपके ना आए, या अगर जो आपने
पहली बार ग्रहण किया है, दूसरी बार में जब आप अध्ययन करने बैठते हैं तो वो आपके क्या है, कठिनाई पैदा करते हैं, आपके बाधा उत्पन्न करते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक स्थानांतरण होता है। समझे दोस्तों, इसको भी हम उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों उदाहरण है, अमेरिका के ड्राइवर को भारत में ड्राइविंग करने में बाधा उत्पन्न होती है। क्या कारण है दोस्तों, एक बार आप सोचिए कि अमेरिका का जो ड्राइवर है, अमेरिका में जो ड्राइविंग करता है, वो भारत में जब ड्राइविंग करने जाता है तो उसको बाधा उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जो ड्राइविंग की सीट होती है वो लेफ्ट राइट रहती है दोस्तों, दोनों जगह। इस वजह से उनको क्या है, बाधा उत्पन्न होती है ड्राइविंग करते समय। दूसरा दोस्तों हम यहां पर समझ सकते हैं कि कला विषय के छात्र को गणित विषय में बाधा आएगी। अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर क्या की है, आपने कला विषय रखा है, और जब आप बाद में तैयारी करने जाते हैं कंपटीशन भर्तियों की, तो आप जब मैथ पढ़ोगे तो आपके क्या आएगी, कठिनाई आएगी। और ये क्या होता है दोस्तों, आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होता है। तीसरा होता है दोस्तों हमारा, वो होता है शून्य स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो सहायता करता हो न ही बाधा उत्पन्न करता हो। जो आपने ज्ञान सीखा है पहली स्थिति में, वो दूसरी स्थिति में आपके कुछ काम ना आता हो, उसे कहते हैं शून्य स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों कैसे दोस्तों, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी रहीम के दोहे याद करने में उतना ही समय लगेगा। अगर आपने कबीर के दोहे आपने याद कर लिए, फिर भी आप जब रहीम के दोहे याद करने जाओगे दोस्तों, तो आपको उतना ही समय लगेगा जितना कबीर के दोहे याद करने में लगा था। यहां पर जो कबीर के दोहे आपने याद किए, उनका रहीम के दोहों में आपको कोई फायदा या कोई बाधा आपके वहां पर उत्पन्न नहीं होगी। आपको जितना समय कबीर में लगा उतना समय रहीम के दोहों में लगेगा दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा, आपका स्थानांतरण है वो 0 होगा, शून्य स्थानांतरण इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये 3 स्थानांतरण है, 3 स्थानांतरणों से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह पूछा जाता है। तो समझ लेना इन तीनों को, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। अब आगे हम चलते हैं दोस्तों अधिगम वक्र की ओर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे भी एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर, जब स्थानांतरण का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा तो आपको अधिगम वक्र का क्वेश्चन है वहां पर जरूर मिल जाएगा दोस्तों। कहते किसे हैं दोस्तों, अधिगम वक्र हम उसे कह सकते हैं जो सीखने में कम, अधिक, शून्य आदि को प्रदर्शित करता है। अधिगम वक्र का मतलब, हम अगर किसी को ग्राफ में प्रदर्शित करें तो उसको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, उसको शून्य पर भी ले जा सकते हैं, तो इसी को भी अधिगम वक्र कहते हैं दोस्तों जो अधिगम वक्र होता है इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। इनको याद रखना है, सीधा इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनकी जो भाषा दी गई है, यहां पर आपको 1-1, 2-2 लाइन की भाषा दी गई है, इससे सीधा क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम के अंदर आएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले हम सरल रेखीय वक्र की ओर दोस्तों। सरल रेखीय वक्र क्या होता है? जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, सीखने की गति है जो एक ही गति से एक ही समान रूप चल रही है दोस्तों, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सरल रेखीय वक्र कहेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे, सीखने की गति जब एक समान होती है तो वहां पर कौन सा वक्र होता है, और चारों के चारों ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, तो कौन सा होगा? सरल रेखीय वक्र होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर का दोस्तों, उन्नतोदर वक्र। इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्नतोदर वक्र ही रहता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र, फिर धीरे धीरे मंद हो जाती है दोस्तों। ध्यान से समझो दोस्तों, इसके अंदर आरंभ के अंदर क्या होता है, आरंभ के अंदर दोस्तों यहां पे देखिए, आरंभ के अंदर तो सीखने की गति है वो तेज है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रही है? मंद हो रही है। इसे क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस वक्र के अंतर्गत प्रारंभ के अंदर सीखने की गति तेज होती है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? मंद होने लग जाती है दोस्तों। तो कौन सा होता है? उन्नतोदर वक्र दोस्तों। चलते हैं तीसरे वक्र की ओर दोस्तों। तीसरा जो हमारा वक्र है वो है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र क्या होता है?
समझिए दोस्तों, इसमें आरंभ में सीखने की गति मंद हो जाती है, बाद में धीरे धीरे तीव्र हो जाती है। कैसे दोस्तों? आरंभ में तो इसमें सीखने की गति है वो क्या हो जाती है, मंद है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है। इसे ही नत्तोदर वक्र कहा जाता है दोस्तों। और चौथा जो वक्र होता है वो होता है मिश्रित वक्र दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, उन्नतोदर और नत्तोदर का मिला जुला हुआ भाग रहता है, मिला जुला हुआ रूप रहता है दोस्तों। कैसे? इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको मिले तो वहां पर कौन सा होगा दोस्तों, आपके वहां पर होगा मिश्रित वक्र दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो वक्र है, अधिगम वक्र है, उसके 4 प्रकार: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नत्तोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है, वो भी हम आगे देख लेते हैं। सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर, बहुत एग्जामों के अंदर ये पूछा गया है, अधिगम का पठार किसे कहते हैं? सीधा पूछा गया है। या ऐसे पूछ लेते हैं, जब सीखने की गति रुक जाती है, न तो उसमें उन्नति होती है और न है अवनति होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। यहां देखिए, अधिगम का पठार किसे कहते हैं? जब सीखने की जो गति है, हम कुछ भी सीख रहे हैं, उसकी गति को अगर हम रोक दें तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम का पठार कहेंगे। हमारी जो सीखने की गति है उसमें ना तो वृद्धि हो रही है और ना ही कमी हो रही है, वो एक जगह आकर रुक गई है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं दोस्तों अब आगे हम देखते हैं अधिगम के कुछ जो महत्वपूर्ण और सिद्धांत है जिन्हों के बारे में हमने पिछले दिन नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया, लेकिन जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं वो सिद्धांत यहां पर लेकर आए हैं हम दोस्तों। इन सिद्धांतों के आपको नाम और जो प्रतिपादक है उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। कोर्ट-लेविन का सिद्धांत है दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत। कोर्ट-लेविन का कौन सा सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत। टोलमैन का जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है उद्देश्यवाद या संकेतवाद का सिद्धांत। टोलमैन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? उद्देश्यवाद या संकेतवाद का सिद्धांत। गुथरी का सिद्धांत है उसे कहा जाता है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। किसका? गुथरी का जो सिद्धांत है उसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल रोजर्स का जो सिद्धांत है उसे अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसको मानवतावादी अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। मिलर का जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। मिलर का जो सिद्धांत है उसे क्या कहा जाता है? सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। और जेरोम बुर्नर का सिद्धांत है उसे अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है और संरचनात्मक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों जेरोम बुर्नर, अब्राहम मैस्लो, कोर्ट-लेविन और टोलमैन और गुथरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अन्वेषण सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है? जेरोम बुर्नर। इसी प्रकार पूछ लेंगे क्षेत्र सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? कोर्ट-लेविन ने। इसी प्रकार आपसे पूछ लेंगे मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था या मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो दोस्तों यह था आज की हमारी क्लास का अधिगम, स्थानांतरण, अधिगम वक्र और बचे हुए शेष जो सिद्धांत थे उनके बारे में। कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास दोस्तों। जल्दी के साथ हम जो संपूर्ण कोर्स है मनोविज्ञान का वो करना चाहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक बार सभी मित्र है उनसे अनुरोध है कि अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर अधिक से अधिक करें, जितने भी साथी है वो हमारे साथ जुड़ के इन वीडियो का फायदा उठा सके दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।